हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमें पता है गॉस लॉ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस enclosing a volume V is equal to 1 by epsilon times net charge present inside the closed surface। गॉस लॉ यूज करने के लिए आपको सिमेट्री यूज करनी होगी। यदि आप सिमेट्री यूज नहीं कर पाए तो फिर जो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो आप इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सिमेट्री गॉस लॉ में जो यूज होगी वो तीन तरह की सिमेट्री होगी: स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री एंड प्लेनर सिमेट्री। जब हम सिमेट्री यूज करेंगे तो हम एक सरफेस इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे एक सरफेस की। वो सरफेस इस टाइप की होगी जिसके हर एक पॉइंट पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो हम सरफेस इस तरह की भी चूज कर सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो 90 डिग्री हो या फिर एंगल 0 डिग्री हो। तो वहां से आप ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। सपोज आपने ऐसी सरफेस यूज कर रहे जिसका एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो स्फेरिकल सिमेट्री हम यूज करेंगे। सपोज कोई पॉइंट चार्ज हो तो उस पॉइंट चार्ज के आसपास किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो फिर आप स्फेरिकल सिमेट्री यूज करेंगे। या कोई स्फेयर हो, सपोज जैसे ये स्फेयर है और इस स्फेयर को हमने चार्ज कर दिया तो हमें पता है, वैसे इसमें नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यदि मेटल का है। अब ये जो स्फेयर है जिसको हमने चार्ज दे दिया क्यों, तो इसके आसपास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम इसके लिए जो सरफेस चूज करेंगे वो सरफेस होगी स्फेरिकल। तो एक तो स्फेयर ये होगा, मान लो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस पॉइंट को हम चूज करते हुए जो सरफेस लेंगे उस सरफेस को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। सेकंड जो सिमेट्री है वो है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सपोज आपको ये कोई वायर है, ये वायर है जो वाइट आपको दिखाई दे रही, वाइट स्टिक सी। सपोज ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो हमें इसके आसपास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए इमेजिनरी सरफेस, ताकि आप इमेजिन कर पाओ, मैंने एक ग्लास लिया है, ये सिलेंड्रिकल ग्लास है। तो इस ग्लास के सरफेस पे जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। और वो कांस्टेंट मैं क्यों मान सकता हूं, क्योंकि जो वायर है वो मैंने क्या ली है, इनफाइनाइट या लॉन्ग। यदि मैं लॉन्ग लिखता हूं या इनफाइनाइट लिखता हूं तो इसका मतलब मैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री यूज कर सकता हूं। तो इसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगी और आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। और आप देखिए एक ये जो सरफेस है उधर और एक सरफेस ये होगी, तो ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस है तो इससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, जो हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में करेंगे। तीसरी जो सिमेट्री है ये तो थी सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तीसरी है प्लेनर सिमेट्री। सपोज हमारे पास कोई ये प्लेन सरफेस है, आप देखिए ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन शीट है जिसका एरिया है ए, और मान लो मैं इसको चार्ज दे देता हूं क्यू, तो इसमें चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस केस में ये जो प्लेन शीट है इसके लिए मैं सिमेट्री यूज करूंगा, वो होगी प्लेनर सिमेट्री। तो प्लेनर सिमेट्री के लिए मैं एक सरफेस चूज करूंगा, वो सिलेंड्रिकल सरफेस भी ले सकता हूं और वो सरफेस क्यूबॉइड सरफेस भी ले सकता हूं। क्योंकि जो शीट है वो इनफाइनाइट है इसलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, ये पॉइंट हर एक शीट के हर एक पॉइंट से सिमेट्रिकल उस पे है।
तो जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट उतनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट ले सकता हूँ। बाकी आप देखिए ये जो कर्व सरफेस है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। इसको हम जो एप्लीकेशन गोस ला के डिस्कस करेंगे तब इस टॉपिक को भी अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद थिन इनफाइनाइट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सपोज ये वायर है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। सपोज जो वायर है उस पे टोटल चार्ज हम मान सकते हैं Q, और मान लेते हैं हमें ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए इस P पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सपोज जो वायर है उससे P पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है R। अब सबसे पहला काम होगा हमें सिमेट्री यूज करते हुए P पॉइंट को सरफेस पे शामिल करते हुए कैसी सरफेस चूज करनी है जो सिमेट्रिकल हो और जिसपे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से कैलकुलेट कर पाए। अब आप देखिए ये जो वायर है, सपोज पहले सिमेट्री यूज करके मैं P पॉइंट पे जानना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किस तरह का होगा। सपोज मैं इससे एक डिस्टेंस पे यदि कोई छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, चार्ज एलिमेंट, उसकी वजह से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगी और जितनी डिस्टेंस पे लिया उतनी डिस्टेंस पे यहाँ इसके नीचे ले लेता हूँ एलिमेंट, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगी। अच्छा, जितना चार्ज इस एलिमेंट पे होगा उतना ही चार्ज इस एलिमेंट पे होगा, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नीट्यूड में सेम होगी। यदि मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इधर बनेगा। इसी तरह से मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इधर बनेगा। अब ये जो कंपोनेंट है ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के, क्योंकि इक्वल और अपोजिट हैं, और ये कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे। इस तरह से जितने एलिमेंट इस वायर से ऊपर है उतने एलिमेंट इसके नीचे भी होंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जो R है उसके डायरेक्शन में होगी और रेडियली आउटवर्ड कह सकते हैं। जो सरफेस यदि हम देखें इस R पॉइंट को लेते हुए, सपोज ये वायर है, तो इस वायर को लेते हुए यदि हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लें तो सिलेंड्रिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, लेकिन ऐसा तब मान सकता हूं जब वायर कैसी है, इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट होने के लिए वायर का इनफाइनाइट होना जरूरी नहीं है। ये जो P पॉइंट है ये इस वायर के यदि बिल्कुल पास हो, सपोज वायर की लेंथ है 2 मीटर और जो P पॉइंट है वो हो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे, तो उस केस में मैं जो वायर है उसको इनफाइनाइट मान सकता हूं। तो एक चीज तो कंफर्म होगी, जो वायर है इनफाइनाइट वायर है, यदि इसके चारों ओर मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लूं तो वो जो सिलेंड्रिकल सरफेस होगी वो होगी हमारी गॉसियन सरफेस। तो यदि इसको सपोज में मिटा दूं, ये था P पॉइंट को लेते हुए सिलेंड्रिकल सरफेस। यस, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस।
अब ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। यदि मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर लूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट था जिसका नाम मैंने रखा था P, इसको मैं कह लेता हूँ O, तो यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लूँ, तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा DA, और आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा, ये जो मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस ली है, जो कर्व सरफेस है, मान लेता हूँ इसकी जो लेंथ है वो है L, और जो सिलेंडर मैंने लिया है वो R रेडियस का है। यदि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पर आप देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा DA। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सिमेट्री हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ये भी L दिशा। सिचुएशन कैसी होगी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस की थी, ये वायर थी इस तरह से, स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर थी, इनफाइनाइट वायर थी जिसपे चार्ज था, जिसकी चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा। तो आप देखिए मैंने ये L लेंथ का सिलेंडर लिया है, ये इसका रेडियस है R। तो अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, इधर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। ऊपर वाला जो बेस है, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये हमारे गॉसियन सरफेस है, तो इस सरफेस को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक तो होगी कर्व सरफेस, एक होगा जो फ्लैट सरफेस है वो नीचे वाला बेस, और एक जो फ्लैट सरफेस यानी कि जो टॉप है। तो ये जो टॉप सरफेस है इस पे एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, तो एंगल जाहिर सी बात है कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे इस सरफेस पे एरिया वेक्टर होगा, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड एंड अलोंग द आर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 3D में किसी भी पॉइंट पे देखें, इस कर्व सरफेस पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है। तो जो कर्व सरफेस है उस केस में E और D में एंगल कितना है, 0 डिग्री, और जो फ्लैट सरफेस है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जो फ्लैट सरफेसेस हैं उनका फ्लक्स जाहिर सी बात है, क्योंकि एंगल 90 है E और DA में, तो वो कितना हो जाएगा, 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट लैम्डा इज चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या ये भी कह सकते हैं चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, ऐसे भी कह सकते हैं। लैम्डा इज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। कंसीडर ए cylindrical Gaussian surface including P पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक सिलेंड्रिकल सरफेस चूज कीजिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए। therefore using Gauss's law, गॉस लॉ यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसको लिखेंगे phi E इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। तो 3 हिस्सों में हम सरफेस को डिवाइड कर रहे हैं। पहली जो सरफेस है वो हम ले लेते हैं कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस है जो कि हमने ले ली सरफेस 1। दूसरी सरफेस हम ले लेते हैं ये वाली सरफेस। ये वाली सरफेस होगी 2 और तीसरी सरफेस हम ले लेते हैं ये वाली सरफेस
और ये वाली सरफेस होगी 3। तो आप देखिए इसमें तो साफ दिखाई दे रहा एंगल ई और डी में एंगल है 0 डिग्री। आप देखिए इस केस में देखेंगे तो इस केस में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। तो ये हम कह सकते हैं DA2 और इधर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे ही इस केस में भी आप कह सकते हैं ये हो गया DA3 एरिया वेक्टर और इधर होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। आप यहाँ पे ये E1 ले सकते हैं, E2 ले सकते हैं और ये E3 क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस चेंज होने से तो चेंज होगी। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो ये टोटल फ्लक्स है 3 सरफेस है, तीनों का टोटल फ्लक्स निकाल के हम ऐड करेंगे। तो आप देखिए फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ई पहली जो कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स ई डी ए कोस 0 हर एक पॉइंट का एंगल 0 डिग्री है प्लस E2 DA2 cos 90 डिग्री प्लस E3 DA3 अगेन एंगल इज 9। तो ये टोटल फ्लक्स है। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये है इक्वेशन 1 विच इज गॉसेस लॉ। सो देयरफॉर phi E come out to EDA। अच्छा देखिए कर्व सरफेस के एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से E और ये हो जाएगा DA EDA और एंगल कितना है E और DA में 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस ये टर्म cos 90 0 प्लस cos 90 0। तो ये हो गया E। अब जो एरिया है जो कर्व सरफेस है इस सिलेंडर की जो केवल कर्व सरफेस पे एरिया कितना है, यदि हम इसको यहाँ से काट कर सीधा कर लें तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। ये जो सर्कमफेरेंस है वो हो जाएगी 2 पाई आर। जो सिलेंड्रिकल सरफेस है जो सिलेंडर में जो कर्व सरफेस होती है कर्व सरफेस का एरिया आपको आता अच्छे से निकालना। तो जब इसको काट के सीधा करेंगे तो ये सर्कमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई आर और लेंथ कितनी है L। हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू L। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू QI बाई एप्सिलॉन 0। अब ये जो हमने गॉस सरफेस ली है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, केवल वो लेंथ लेनी है जो यहां से यहां तक है, केवल इस लेंथ पे चार्ज निकाल है क्योंकि यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा। यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा। यूनिट मेथड लगाइए यूनिट पे लैम्डा तो L पे कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो QI कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। L से L कैंसल। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, वो आ गई E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर इधर लगा दें एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। तो ये थी गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। मान लेते हैं ये स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस है कैपिटल R और जिसपे टोटल चार्ज है Q और जो Q चार्ज है
वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सपोज ये P पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। जो P पॉइंट है उसकी सेल का जो सेंटर O है उससे जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। जैसा हमने डिस्कस किया था अभी, सबसे पहले तो सिमेट्री यूज करते हुए कैसी सरफेस चूज करनी पड़ेगी जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो आप देखिए P पॉइंट को शामिल करते हुए मैं यदि स्फेरिकल सरफेस ले लूं तो वो जो स्फेरिकल सरफेस होगी वो होगी हमारी गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से देखिए, इस गॉसियन सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं ये स्फेरिकल सरफेस है। जो गॉसियन सरफेस है ये कैसी शेप है इसकी? स्फेरिकल। ध्यान से देखिए, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस पे आप कोई भी पॉइंट देखो तो जो सिमेट्री इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्फीयर की बन रही है, जैसा इस पॉइंट से स्फीयर दिख रहा है वैसा यहाँ से दिखेगा, वैसे यहाँ से, क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यदि मैं देखूं इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, तो इस स्फीयर का हर एक पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। सपोज मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिए P पॉइंट पे मुझे एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर dA और इधर ही इसी डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड E। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सपोज मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिए एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में dA और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो आप इस सरफेस में कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे E और DM एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। सो पहला केस ले लेते हैं। एट ए पॉइंट आउटसाइड सेल, using Gauss's law, Gauss लॉ यूज करिए। वो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड E डॉट dA पे हो जाएगा E dA। एंगल कितना है? 0। हर एक पॉइंट का एंगल 0 है। और आप देखिए जो E है वो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। E अंदर क्या बच गया? dA। और cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो हो जाएगा E इंटू dA। अब ये dA है, ऐसे जितने भी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट है वो लेकर यदि मैं उस पूरे सरफेस पे जोड़ लूंगा तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर। स्मॉल r या कैपिटल R? स्मॉल r, क्योंकि हम इस सरफेस को ले रहे हैं। स्मॉल r स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होगी? QI बाई एप्सिलॉन 0। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? Q। तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। सो दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं n कैप या स्मॉल r कैप भी लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। अभी दूसरा केस लेते हैं। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस सरफेस में बताइए सरफेस पे स्मॉल r किसके इक्वल है? कैपिटल R के। स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दिस इज वेक्टर और यहाँ लिख सकते हैं n कैप। तो ये वैल्यू आ गई सरफेस पे। एट ए पॉइंट इनसाइड, इनसाइड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो
point inside cell. At a point inside cell. तो सेल के अंदर किसी पॉइंट पर लेके कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए सपोज यदि मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ सेल के अंदर P डैश, मान लिया P डैश की डिस्टेंस कितनी है R डैश, और P डैश को लेते हुए यदि मैं एक सरफेस चूज करूँ तो अगेन वह सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल। तो ये है गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है तीसरे केस में एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल। अब जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर हमें नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, बट यदि हम माने इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पी पॉइंट पर है तो वो किस डायरेक्शन में होगी। ध्यान दें, यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यदि आपने वो टॉपिक किया हो तो आप देखिए यदि हम इस स्फेरिकल सेल को इमेजिन करें कि ये रिंग में, यदि हम इसको रिंग में तोड़ लें, ये स्फेरिकल सेल है, यदि हम इसको रिंग में तोड़ लें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिंग का जो एक्सिस है उसके अलोंग होगी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। और अगेन एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है ई डैश। तो ई डैश उस पॉइंट के लिए है जो सेल के अंदर है। तो अगेन मैं फिर इक्वेशन लिखूंगा बिल्कुल सिंपली वैसे ही, ई और डी एम एंगल हर एक पॉइंट पे 0, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल हम यहाँ पहुंच जाएंगे, क्या लिख लेते हैं सिमिलरली, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आई पाई एप्सिलॉन 0। अब आप देखिए ये जो क्लोज सरफेस इसके अंदर कितना चार्ज, सारा चार्ज तो बाहर आएगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज तो 0 है, चार्ज 0 है, तो ये राइट साइड कितनी हो जाएगी 0। अब 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 है नहीं, इट मीन्स E इज 0। सो E डैश ले लेते हैं, ये R डैश ले लेते हैं, तो E dash is equal to 0. So electric field at a point inside uniformly charged spherical cell is equal to 0. अब यदि हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें तो जो ग्राफ है वो सिंपली आप ऐसे बना सकते हैं, इधर आप ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर आप ले लेते हैं R। तो आप देखिए ये यहाँ तक स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी। उसके बाद आप देखिए, अच्छा इससे इधर व्हेन r इज लेस देन स्मॉल r, व्हेन r इज लेस देन स्मॉल r, तो ये सिचुएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन r इज लेस देन, सॉरी व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो जो पॉइंट है वो सेल के अंदर आ गया, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है 0, और सरफेस पे इतनी है, तो ये सरफेस पे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, तो 1 बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ आएगा और इन्फिनिटी पे जाके कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरह का ग्राफ आप बनाएं, ये ग्राफ। तो ये थी गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।